नमस्कार, मैं श्रेया कत्याल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ रूबरू में। आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही अच्छी लेखिका, एक कलाकार और एक बहुत ही क्रिएटिव इंटीरियर डिज़ाइनर मिस अंशु पाठक जी। चलिए चलते हैं कला की हसीन दुनिया में मैम के साथ। वेलकम मैम टू मारवा स्टूडियोज़। Thank you, Shreya, for inviting me here in your studio. तो आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ आके खुशी हो रही है और थोड़ा गर्व भी हो रहा है कि अरे वाह क्या बात है। इट्स आवर प्लेजर कि आप हमारे साथ यहाँ हैं आज। मैम मैं जानना चाहूँगी आपसे कि आपका ये हसीन कला का जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ? मतलब एज अ चाइल्ड आपको कहाँ से लगा कि हाँ ठीक है, दिस फील्ड इज़ फॉर मी? हमारे जो पुराण है ना, उनमें एक बड़ी प्यारी सी कहानी आती है प्रजापति दक्ष की। वो ये है कि जो कुछ भी करने का भाव है, मैंने किया, तो मैं करते करते इतना अहंकार बढ़ गया कि उनका सिर काट कर वहाँ बकरे का सिर लगा दिया गया। हाँ, तो अपने बारे में कुछ भी कहते हुए मुझे बड़ा संकोच होता है सच में। नहीं, बट दैट विल बी एन इंस्पिरेशन टू अदर्स। तो इसीलिए मैं जानना मेरी जो जीवन यात्रा रही है, जो मेरी जर्नी है, अगर उससे किसी को भी इंस्पिरेशन मिलती है, कुछ प्रेरणा मिलती है, तो ये मेरे लिए ऐसे कहूँ कि ये ईश्वर की कृपा है, अनुकंपा है, ग्रेस है। प्लीज़ हमें प्रकाशित कीजिए। तो ऐसा हुआ कि मैं जब क्लास 12 में थी तो मैंने स्कूल में ह्यूमैनिटीज़ थी और CBSE बोर्ड्स में मैं फर्स्ट आई थी। उसके बाद 4 साल मैंने पेंटिंग का, ऑयल पेंटिंग्स में स्पेशलाइज़ किया है। फिर मेरी जो पहली पेंटिंग थी वो एक ऑल इंडिया एग्जीबिशन में सिलेक्ट हो गई और किसी ने ख़रीद ली। तो जब आप स्टूडेंट होते हैं तो वो 500 रुपये बड़े 5 लाख के बराबर लगते हैं, बड़ी खुशी होती है कि अरे वाह क्या बात है। उसके बाद मैंने एक जो पहला आर्ट रिव्यू लिखा वो एक इंडिया मैगज़ीन होती थी, उसमें प्रिंट हो गया। और मुझे लगा कि मैं लिख भी सकती हूँ। फिर कुछ समय टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए इलस्ट्रेशंस बनाई, इंडियन एक्सप्रेस के लिए बच्चों के कॉलम्स। एक मैगज़ीन आया करती थी चिल्ड्रंस वर्ल्ड। हाँ मैंने तो उसमें इलस्ट्रेशंस बनाने के लिए एक कहानी मिली, तो मुझे लगा कि बच्चों की कहानी तो मैं भी लिख सकती हूँ। तो कहानी लिखी और वो पहली कहानी थी और ये भी एक माइलस्टोन रहा कि वो आकाशवाणी से ब्रॉडकास्ट भी हुई। अरे वाह। तो इस तरह मेरी लिखने की और पेंटिंग की यात्रा चल पड़ी। थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया तो दूरदर्शन पर वो बच्चों के प्रोग्राम आते हैं, तो उसके लिए कहानी भी लिखी, स्क्रिप्टिंग भी की, हैंड पपेट्स बना के वो प्रेजेंट करने में बड़ा मज़ा आता था। साथ ही NCERT के एजुकेशन TV जो है उसके लिए कॉन्टिन्यूटी स्क्रिप्ट्स लिखना एंड उसके प्रोग्राम्स बनाना, ऐसा भी किया। बीच में मेरी शादी हो गई, मेरे अपने बच्चे भी हो गए, लेकिन मेरे पास मेरा अपना खुद का घर नहीं था। अच्छा। तो जब घर बनाया, उसको सजाया, तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन से कुछ ज़्यादा ही अच्छा खूबसूरत सज गया। ऐसा हुआ कि फिर ये जितनी भी डिज़ाइन मैगज़ीन्स हैं, इनसाइड आउटसाइड है, इंडियन डिज़ाइन एंड इंटीरियर्स है, इन सब ने उसको एज अ कवर स्टोरी प्रिंट भी किया। योर हाउस? हाँ। अरे वाह। और एक किसी ने किताब लिखी लिविंग इन इंडिया, उसमें हिंदुस्तान के 50 सबसे खूबसूरत घर पब्लिश हुए थे, उनमें से एक घर मेरा था। तो आपको एक वो कॉन्फिडेंस मिला कि ओके आई एम एन इंटीरियर डिजाइनर आल्सो। बिल्कुल। सो यू आर अ गिफ्टेड इंटीरियर डिजाइनर। सी यू कैन से मेरी जो ये पेंटिंग की ट्रेनिंग थी 4 साल की, इसने मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि अब कैनवस बड़ा हो गया। तो लाइक यू गेट अ रूम, यू गेट अ हाउस टू डिजाइन इट, तो यू नो व्हाट विल लुक गुड वेयर। एग्जैक्टली, है ना? सो वहाँ आपकी क्रिएटिविटी वो हो गई चैनलाइज। और फिर ये जो टेलीविज़न के अलग अलग चैनल्स हैं, इन पर मेरा घर आने लगा, टेलीकास्ट होने लगा। बुक भी है डिज़ाइन एंड इंटीरियर्स? जी, ये कवर स्टोरी पर जो है ये मेरा घर है। ओके, वी कैन सी दिस, लुक्स क्रिएटिव। तो NDTV, CNN, IBN 7 ये सब
अलग अलग डिज़ाइन के प्रोग्राम्स में मेरे घर को फीचर करते रहे। So that truly justifies that artists are born. ये उसकी कृपा Exactly. वो अभी क्या? तक सुना था कहानियों में कि आर्टिस्ट जो होते हैं ना वो पैदा होते हैं, वो बनते नहीं है यहाँ पे, वो पैदा होते हैं, और वो देख भी लिया आज आपसे मिलके। Grace। अच्छा, उसके बाद कुछ इंटरनेशनल मैगजीन्स में भी मेरा घर आया। तो अब ये इतना पब्लिसाइज हो चुका था कि मुझे इंटीरियर के प्रोजेक्ट्स मिलने लगे अच्छा, करने को। people started consulting you. या Wow. एंड जो फिर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी आ गए मेरे पास। तो मैंने यूरोप में, ग्रीस में, एथेंस में, Okay. मिडिल ईस्ट में, कुवैत में, यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए। लोगों के घर होते थे, लोगों के ऑफिस, और मेरे को सिर्फ सजाना होता था। तो उसमें बड़ी खुशी भी मिली। नहीं, सिर्फ नहीं होता, वो बहुत बड़ा काम होता है। वो जिसके पास नहीं है ना आर्ट, उसको ही रियलाइजेशन होती है कि क्या चीज़ है। क्रिएटिविटी की तो वैल्यू है। हाँ, ये तो है। यही है। और ये सब करते करते, क्योंकि लिखने का भी शौक है, तो इंटीरियर्स पर कॉलम्स लिखने लगी फिर। Okay. और एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि क्यों ना एक किताब लिखी जाए इंटीरियर्स। तो कॉफ़ी टेबल बुक लिखी। Coffee उसमें मेरे ही प्रोजेक्ट्स हैं ज़्यादातर। उस किताब का नाम है सिंपली ब्यूटीफुल होम। Simply beautiful home. या Okay. और So अब simplicity. ये मेरा एक मेरी गो राउंड समझ लीजिए आप, हम्म। कि मैं पेंटिंग भी करती हूँ, मैं लिखती भी हूँ, मैं घर भी सजाती हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि कला से संपूर्ण है। जब मन करता है वो करती हूँ। हाँ, कभी वो- कोई टारगेट नहीं सेट That is किया। very important for every artist, I believe. या That जो आपके दिल से आवाज़ आए ना, वो ही आप उस वक्त कर सकते हो। बिल्कुल। एंड तो आइडियाज़ भी ऐसे ही होते हैं, जैसा आप भी आर्टिस्ट हैं, थोड़ा बहुत मैं भी अपना आर्ट दिखा लेती हूँ। तो मेरा भी यही है कि जो थॉट्स आते हैं वो फोर्स नहीं हो सकते, दे हाँ। जस्ट कम एंड गो। हाँ, सो मैम, मैं आपसे जानना ये चाहूँगी अब कि जैसे आप एक लेखिका भी हैं, तो क्या जब भी फॉर से लाइक राइटिंग छोड़िए, कोई भी आर्ट ले लीजिए, डिज़ाइनिंग में भी या फिर अपनी ये पेंटिंग्स में भी, जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं, कुछ लिख रहे होते हैं, तो आपके माइंड में क्या होता है, वो क्या मोमेंट होता है, कैसे, हाउ इट हैपन्स? आई मीन वो इंस्पिरेशन कैसे मिलती है, किस चीज़ को ऑब्जर्व करके? इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि सिर्फ विधाता दे सकते हैं कि क्या तो आपके मन में जागता है तो आप कविता या कहानी या कुछ भी प्रयास तो करते हैं कि कलम उठाते हैं कि अच्छा मैं ये लिखूं या मैं ये पेंट करूं। ये हर एक का इंडिविजुअल एक पर्सपेक्टिव होता है। हाँ, कि लाइक कुछ लोग जो हैं वो इंस्पिरेशन लेते हैं दूसरों की ज़िंदगी से, कि जी। उन्होंने कोई इंसिडेंट ऑब्जर्व करा और उस पर एक रचना बना दिया। या फिर कुछ लोग होते हैं वो थियोरेटिकली लेते हैं, कुछ रीडिंग्स करते हैं, कुछ रिसर्च वर्क करते हैं, उससे कुछ लिख देते हैं, कंपोज कर देते हैं। तो आपकी इंस्पिरेशन क्या है? वही बता रही हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं कि मुझे क्या करना है, कोई टारगेट सेट किया तो नहीं, मतलब जो वो मन रियल टाइम भाया वो एक्सपीरियंस किया। हो गया ना? हाँ, रियल टाइम एक्सपीरियंस ही हो गया। बस जो मन भाया वो किया। दैट इज लाइक ओरिजिनल, दैट्स द बेस्ट। आज अगर मेरा मन है कि मुझे पेंटिंग करनी है की, मेरा मन है आज मुझे लिखना है किया। सो आज आपका मन था हमारे साथ बातचीत करने का रूबरू में। काइंड ऑफ यू, थैंक यू। तो मैम, अभी मुझे पता है जैसे कि आपकी ये बुक है अभी पब्लिश हुई है, लिव फॉर इंडिया। जी, सो आई लाइक टू शो दिस टू ऑल द व्यूअर्स। लिव फॉर इंडिया मैम की बुक है। मैम, थोड़ा सा आप इसके बारे में हमें बताएंगे कि इसमें क्या कंसेप्ट है और आपका आइडिया क्या था, ये motive behind मेरी this? 4th बुक है। अच्छा। और इस बुक को काफ़ी ह्यूज रिस्पांस भी मिला है रीडर्स से। Wow. और बहुत सारे पॉलिटिकल वेटरन्स जो हैं, अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, ये सब, और इवन नोबेल प्राइज़ विनर कैलाश सत्यार्थी जी, ये सब ने भी इस बुक की प्रेज़ किया, इसको पढ़ा। तो मुझे लगता है, एक्चुअली मुझे लगता है ये किताब एज एन इंडियन, एक हिंदुस्तानी होने के तौर पर सबको ही पढ़नी चाहिए। कम से कम जानना तो चाहिए कि हम क्या थे और आज की जो अपना देश है वो किस स्थिति में है। तो यू हैव डिस्कस्ड द डिफरेंस नो, from that नॉट era डिफरेंस, to नो this नो era, नो नो। then? मैंने इस किताब में सिर्फ सवाल उठाए हैं, अच्छा, जवाब हमें ढूंढने हैं। किस तरीके के सवाल? देखिए, हम बड़ी बड़े गर्व से कहते हैं कि हम भारत विश्व गुरु
था। लेकिन आज के प्रेजेंट डे में तो बड़े, हम सब अपने देश को बहुत प्यार करते हैं, बड़े शर्म से मैं कहती हूँ कि हमारा देश आज दुनिया के सबसे निर्धन, सबसे निरक्षर, सबसे भ्रष्ट और सबसे गंदे देशों में गिना जाता है, अगर हम कहें तो। और ये बात को हम सब जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। हम उसको, जो गलत हो रहा है, होने देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। नहीं, हमें लगता है ना कि मुझ पे थोड़ी इफेक्ट हो रहा है, इमीडिएट इफेक्ट, मैं तो ठीक हूँ तो दुनिया जाए भाड़ में। बिल्कुल, कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। और हम बातें करने में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हम कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, की पूरा जो वर्ल्ड है वो हमारी अपना परिवार है, लेकिन वास्तविकता तो ये है कि हम अपने परिवार से आगे कुछ सोचते नहीं। अपने से आगे, या यू आर राइट, अपने से आगे हम कुछ नहीं। आजकल परिवार में भी वो बॉन्डिंग्स नहीं रही हैं। बिल्कुल। और इसी किताब में एक चैप्टर है, वो मुहावरा आपने सुना होगा, अंगूर खट्टे हैं। तो उस अध्याय का शीर्षक भी यही है कि द ग्रेप्स ऑफ फ्रीडम। अच्छा। कि हमें आज़ादी तो मिली और कितने सेनानियों ने स्वतंत्रता की लड़ाई में अपनी जान की आहुति दी है, लेकिन आज 70 साल के बाद भी हम क्या उसको सही मायने में आज़ादी की तरह ले पा रहे हैं? That's only on a superficial level, I guess. And moreover, I think कि जो changes हैं वो बहुत ज़रूरी है कि youth should understand at first, then only you can try and make change. Unless, अगर आप जानते ही नहीं कि गलती हो कहाँ रही है तो आप सही कैसे Exactly, very well said. कहेंगे कि ठीक है, चलता आ रहा है, होने दो, क्यों नहीं। तो हम ये 3rd चैप्टर में ही मैंने कुछ सवाल तो पूछे हैं कि देखिए, हम ये बात जानते हैं कि तक्षशिला और नालंदा दुनिया की पहली यूनिवर्सिटीज़ थी और वो यहाँ थी। लेकिन आज नालंदा, बिहार का एजुकेशन सिस्टम आप देख रही हैं क्या हाल है। हमने अपनी इतिहास की किताबों में पढ़ा है कि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सिटीज़, दे हैड हाईली प्रिसाइज साइंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। और आज हमारी एक भी सिटी ऐसी नहीं है जिसको हम कह सके कि ये वेल प्लान्ड है। और प्रधानमंत्री जी बात तो कर रहे हैं, उनका 2022 का टारगेट भी है। नहीं, स्मार्ट सिटी की तो बात हो रही है, लेकिन आप देखिए कि आज की डेट में किसी भी जगह ज़रा सी बारिश होती है और जाम लग जाते हैं। हमारी सिटीज़ का ये हाल है। सीरियसली। एक समय था जब भारत से मसाले, कपड़े के लिए यहाँ इतना महीन कपड़ा यहाँ से बुनकर जाया जाता था और पूरे विश्व में जाता था। आज हमारे देश की स्थिति ये है कि आधी आबादी भूखी सोती है और अधनंगी सड़कों पर घूमती है। हम ये रोज़ देखते हैं लेकिन ओवरलुक कर जाते हैं। ठीक है, हो रहा है। तो मैम फिर ठीक है, आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि हम इंडिविजुअल लेवल पे कैसे हेल्प कर सकते हैं? हम इंडिविजुअल लेवल पर ऐसे हेल्प कर सकते हैं कि जो हमारे आसपास है, हमारे घरों में जो काम कर रहे हैं या माली हैं, सड़क पर भी जो हमें रोज़ दिखते हैं, हम कम से कम उनकी मदद कर सकते हैं। और इस बारे में ना ओशो, भगवान रजनीश जी ने कहते हैं, उनकी एक किताब है, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी तरह लिखा है कि भारत ने गरीबी को और त्याग को और दुख को बड़ा महिमा मंडित किया है। ये हमारी बड़ी गलती है, क्योंकि एक अमीर 100 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट खड़ी करता है। Exactly. और वो अपनी मेहनत से करता है। हाँ, लेकिन एक गरीब 10 गरीब पैदा करता है। We have accepted as a fate. As a fate, so which is wrong. Nobody is talking about it. Nobody wants to talk about it. कि ठीक है, ये गलत है, लेकिन हम इसे ठीक करें, कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, Solution. कम से कम बात तो करनी शुरू करें इस बारे में। वही चीज़। मैं एक हिंदी की पत्रिका के लिए कॉलम लिखती हूँ, उसका शीर्षक ही यही है, परिवर्तन का दर्पण। तो क्योंकि वो महिलाओं की पत्रिका है तो मोस्टली महिलाओं से रिलेटेड ही आर्टिकल्स होते हैं। विमेन एम्पावरमेंट।
काइंड ऑफ एम्पावरमेंट, Issues महिलाएं भी। जो देखो, आज अगर हमारे देश की स्थिति ये है कि यहाँ पूजा तो नारियों की करते हैं, हाँ नवरात्रि पूजन, अभी नवरात्रि आने वाली है, Goddess भी हमारी नवरात्रि सारी- में हाँ कन्या पूजन भी करते हैं, लेकिन स्थिति तो ये है कि हर 20 मिनट पर यहाँ एक बलात्कार होता है, एग्जैक्टली छेड़छाड़ होती है, एसिड अटैक होता वो तो है, बात की बात है, लड़कियों को पैदा भी नहीं होने पैदा देते। ही नहीं। हाँ देखिए, 9 दिन पूजा तो करते हैं, लेकिन 9 महीने पता लगे तो गर्भ में ही मार देते हैं। एग्जैक्टली एंड अगर हम कहते हैं ना वो कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, वो तकनीक तो अब आई है, हमारे यहाँ तो ऐसे ऐसे तरीके रहे हैं कन्या को मारने के, आप सुनेंगी तो हैरान हो जाएंगी। ये मिट्टी के घड़े में दबा के मार देते हैं, लोहे के पलंग के पाई के नीचे। एक राजस्थान में एक प्रथा है दूध पिलाना, कि वो जैसे ही बच्ची पैदा हुई उसको दूध के भरे बर्तन में डुबो देते हैं तब तक जब तक उसके प्राण ना निकल जाए। वहाँ बिहार की तरफ एक छोटी सी बच्ची को उठा के ऐसे ढुलाते हैं कि उसकी जो बैकबोन होती है वो टूट जाए और बात ख़त्म। नमक चटाते हैं बच्ची को कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, जहरीले पौधे का दूध वो देते हैं। सही कहा है ना किसी ने कि इंसान तो हर घर में जन्म लेता है, मगर इंसानियत कहीं कहीं पैदा होती है सिर्फ। बिल्कुल, ऐसे लोगों में इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं। देखिए, एक तो समाज, एक तो सोशल प्रेशर बहुत ज़बरदस्त रहा यहाँ की, लड़की हो गई तो थाली भी नहीं बचती है। No, but if you are a good human, you can rise above these social pressures. सी द थिंग इज कि कन्या पूजन आप करें घर में या कन्या की हत्या करें, दोनों ही दोनों ही स्थिति social वो में हैं। महिलाओं के बिना तो ये काम हो नहीं सकता है ना। अगर हलवा पूरी बनेगा तो वो घर की महिला बनाएगी, और अगर बच्ची को मारना है तो वो भी दाई। और तो It's hypocrisy, I would say. we are, that is what I say, we words come very easy to us but actions come harder। और जो बात हम बोलते बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हकीकत में बहुत शैलो सोसाइटी है ये। But I'm sure that there are good people also, Of like course. us, I can Of say, course. and many of us are like that, Yeah. who wants to see India at a good level, and we will definitely We make are a change. progressing, you see, We at will. individual level we are the most intelligent people on this Exactly. planet, We will make a change. That's all. but collectively we are a dumb nation। सब लोग करेंगे एक एक करके, रियलाइज करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आई एम श्योर बूंद हाँ, बूंद से बिल्कुल, सागर बूंद बनता बूंद है। से सागर पड़ता है। और हर जगह जहाँ मैं टॉक देने जाती हूँ वहाँ मैं यही कहती हूँ कि ये तो पत्थर पर बूंद पड़ने जैसा है, बार बार पड़ेगी तब निशान पड़ेगी, ज़रूर पड़ेगी, डेफिनेटली। और हम लोग अपने जैसे लोग ढूंढेंगे ना, और भी तो अगर कोई गलत कर रहा है उनका ग्रुप है, तो अच्छे लोगों का, पॉजिटिव लोगों का, चेंज मेकर्स का भी ग्रुप बन सकता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे रिसेंटली गया है, तो आप जैसे कि एक बहुत ही अच्छी लेखिका हैं, जी। मैं चाहूँगी 2 शब्द इंडिया के लिए अपनी स्वरचित कोई कविता सुनाए, या तो आप पिछले अभी तो 15 अगस्त, हाँ अभी जी, तो 70 गया, साल तो हमने अपने जी, आज़ादी के मनाए 70 साल हमने अपनी आज़ादी के मनाए। और सारा कुछ दिन से शुरू हो जाता है वो टेलीविज़न पर, रेडियो पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सब देशभक्ति के मैसेज इधर से उधर, इधर से उधर। और पता है, मुझे सोचकर ये कुछ आश्चर्य भी होता है कि एक 26 जनवरी और एक 15 अगस्त, इनके आसपास तो देशभक्ति बहुत उमड़ पड़ती है, लेकिन फिर क्या साल के 360 दिन भी वही आज़ादी का जश्न नहीं मनाना चाहिए हमें? हम क्यों भूल जाते हैं? हम एक दिन झंडा नहीं, हमें हर दिन उस झंडे की जो रिस्पेक्ट है उसको मन में नहीं करके दिखाना होगा, अपने आचरण से करना होगा बार बार। और एक मौलाना इकबाल का एक गीत है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान, हम सबको ज़बानी याद है। Exactly. हर स्कूल का हर फंक्शन, कॉलेज का फंक्शन, इस गीत के बिना तो कभी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है उससे। भी। It's हम very जब touching. सुनते हैं तो बड़ा गर्व होता है ना हमें कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। तो आज इस बार जब रेडियो पर बज रहा था तो मुझे ऐसे ही मन में ख्याल आया कि एक
राष्ट्र कवि रहे हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। उनकी एक कविता की एक पंक्ति है कि हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। तो उसी पर मैंने कुछ लाइन लिखी हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़रूर। ये है कि मैं प्रश्न पूछ रही हूँ, सवाल कर रही हूँ आपसे, आप सबसे, कि सारे जहाँ में ऐसा क्यों हिंदुस्तां हमारा। और ये दृश्य वो हैं जो हम हर दिन सड़कों पर देखते हैं। किसी भी रेड लाइट की क्रॉसिंग पर गाड़ी रुकने भर की देर है कि बस से, ऑटो से या फिर बड़ी गाड़ी के कोई साहब भी वो ज़रा सा दरवाज़ा खोल के पिच करके थूकते हैं। और इतने आश्चर्य की बात है ये कि ये जो पान या गुटखा या खैनी या पान मसाला, ये विश्व भर में कहीं नहीं खाया जाता, ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि सारे जहाँ में ऐसा क्यों हिंदुस्तान हमारा, सब थूकते क्यों इसमें, ये पीकना हमारा। पीकना वो होता है जो मुगल राजाओं के पास रहता था, जिसमें वो है ना, स्पिट करते थे जी, स्पिटिंग बोल जिसे कहते हैं। तो प्रश्न ये है कि ये जन्मभूमि है, ये कर्म भूमि है, ये हमारी मातृभूमि है, माँ पर कोई क्यों थूकता है। और How ये deep? No, seriously, one should be thinking towards it at least. हम ये बात देखते हैं और देखकर अनदेखा करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने ये जो स्वच्छ भारत अभियान अभी कुछ समय पहले से शुरू किया है, तो इस पर दो पंक्तियाँ लिखी कि देखिए, हम लोग भारतवासी, पर्सनली हम लोग बहुत ही सफाई पसंद लोग हैं। हमारे घर चमचमाते साफ रहते हैं, हमारे जूते, हमारे चेहरे, हमारे गाड़ियाँ, हमारे बच्चे सब दमकते चमकते रहते हैं। लेकिन हमारे शहर, हमारी गलियाँ, हमारे मोहल्ले, ये सब कूड़े से अटे रहते हैं। और कहें तो छोटी सी दुकान भी होगी किसी की, सुबह सुबह झाड़ू लगाएंगे और वो सारा कूड़ा इकट्ठा करके कोने पर रख देंगे। नहीं, शायद हम उसे हमारा नहीं समझते। हमारा नहीं समझते, क्योंकि दुकान तो मेरी सिर्फ उतनी है, घर तो मेरा सिर्फ उतना है, देश मेरा थोड़ा ही है। एग्जैक्टली। ये बात की रियलाइजेशन हर एक को होनी चाहिए ना, इंडिविजुअली होनी चाहिए। तो इस पर मैं पूछती हूँ कि घर भर का सारा कचरा सड़कों पे फेंकते क्यों? हर शहर क्यों बना है अब कूड़ेदान हमारा? एक कागज़ मैंने फेंका, एक तुमने फेंका, ढेर लग गया। और हमारी बड़ी पावन संस्कृति रही है, नदियों को हम माँ कहकर पुकारते हैं, सुबह शाम हम उनकी आरती करते हैं और उनमें अपने पाप धोने जाते हैं। और एक बात श्रेया, बहुत गहन बात है ये कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। आपकी, मेरी, बड़े से बड़े नेता की, अभिनेता की, अंततः तो अस्थियां गंगा में ही प्रवाहित होंगी। तो प्रश्न ये है कि जो एक निर्मल स्वच्छ धारा पर्वतों से उतरती है, वो मैदानों तक आते ही दूषित कैसे हो जाती है? और फिर क्या कारण है कि स्वच्छ गंगा, निर्मल गंगा, नमामि गंगे ऐसे अभियान शुरू करके इन पर करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकता है क्या? मूल कारण को हम क्यों नहीं देखते? तो इस पर मैं प्रश्न पूछती हूँ कि इस पर मेरा प्रश्न है कि गिरते क्यों इनमें सीवर, नाले बनी क्यों नदियाँ, पाप इनमें धो रहा क्यों दीनो ईमा हमारा? कि जो समस्या, देखिए पश्चिम में, विश्व भर में हर नदी के किनारे एक बड़ा शहर बसा है। वे नदियों की पूजा नहीं करते, लेकिन उन्हें साफ रखते हैं। क्या हम उनसे सीख नहीं सकते ये छोटी सी बात? हमारी ही नदियां हैं, वे पाप नहीं धोते। हम तो पूजा करके भी नहीं साफ रख रहे हैं। वे पाप नहीं धोते उनमें जाकर, लेकिन वे जानते हैं कि जल जीवन है, कि उसका महत्व क्या है। यहाँ तो पूजा का, आरती का सामान सब नदियों में ही प्रवाहित किया जाता है और उनमें जितने सीवर है, जितने भी फैक्ट्रीज का वेस्ट है, वो सब उन्हीं में तो जा रहा है। वी आर डिसरिस्पेक्टिंग। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि हमारी माँ, हम अस्थियाँ उसमें प्रवाहित कर रहे हैं कि
स्वर्ग जाएंगी, और दूसरी तरफ हमने उनमें ये हालत कर रखी है। कूड़ा कचरा डाल रहे हैं जी। और आज जो 21वीं सदी में भी अगर ये इतना प्रगतिशील समय है, अगर प्रधानमंत्री को आज की डेट में कहना पड़ता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो अभी पिछले मैंने कुछ समय पहले एक आर्टिकल लिखा था कि क्यों बचाएं बेटी, क्यों पढ़ाएं बेटी। क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर निर्भया का जब कांड हुआ था, आपको शायद याद होगा, पूरा देश इकट्ठा हो गया था। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी इंडियाज़ डॉटर, हमारे देश में दिखाई नहीं गई थी, वो बैन कर दी गई थी क्योंकि जो एक बलात्कार का मुख्य आरोपी था मुकेश, उसने कुछ आपत्तिजनक बयान दिया था। चलिए एक सेकंड को मान लीजिए कि मुकेश असभ्य है, अनपढ़ है, निम्न वर्ग से आता है, लेकिन वे वकील जो ऐसे बयान की वकालत करते हैं वे तो पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं। और हमारे देश के बोलता है ना कहते हैं तो हमारे देश के तो राष्ट्रपति पैसा बोलता है और लोग चुप हो जाते हैं। ये तो है, लेकिन मानसिकता देखिए आप कि राष्ट्रपति के भी, भूतपूर्व राष्ट्रपति के पढ़े लिखे सांसद पुत्र महिलाओं के बारे में बड़ी अभद्र टिप्पणी करते हैं। हर टीवी चैनल कवर करता है और अगले दिन हम बड़ी सहजता से भूल जाते हैं। एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह जाते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से तो गलती हो जाती है। ये कैसी मानसिकता है? और ये संस्कार पुरुष पाता कहाँ से है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जो माइंड सेट है वो उसमें आती कहाँ से है ये बात कि फिल्मों से, किताबों से, धर्म से? नहीं, ये वो सीखता है अपने घर से। बेसिक जो एजुकेशन वो अपनी माता पिता से ये संस्कार मिलने चाहिए ना कि आपकी एथिक्स वैसे इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि बाहर का एनवायरनमेंट ही आपको इन्फ्लुएंस ना कर पाए। वही बच्चे तो, का और ये हर एक घर मिलकर ही तो समाज बना है। समाज की अगर ये दशा है तो क्यों है? हम अपने घर से क्यों ना शुरू करें, है ना? तो इस पर मैं पूछती हूँ कि सड़कों पे मारे सीटी, शादी में लगती बोली, कैसा पिता बनेगा कल नौजवान हमारा? बच्ची को इसीलिए मार दिया जाता है कि कल को बड़ी होगी तो दहेज देना पड़ेगा। और छोटे शहरों में बाकायदा पोस्टर छपवाए जाते हैं कि आज 5,000 खर्च लो तो कल 5 लाख बचा लोगे। सीरियसली? और हम तो एक जो कैरेक्टर बिल्डिंग है ये तो घर से शुरू होगी, इसके लिए कोई अभियान नहीं चलाया जा सकता। और क्रॉसिंग्स पर हम रोज़ देखते हैं वो छोटे छोटे अधनंगे बच्चे, कुम्भलाए चेहरे, ज़रा सा कुछ करतब दिखाते हैं, फिर आपके आगे छोटे छोटे हाथ पसार देते हैं कि कुछ दो। तो उनके लिए मैं पूछती हूँ कि क्यों भीख मांगता है सड़कों पे भूखा प्यासा? तन पे ना इसके कपड़ा, इम्का है ये हमारा। इम्का कहते हैं उर्दू में एक उम्मीद को, एक पॉसिबिलिटी को। तो ये बच्चा जो भीख मांग रहा है, ये क्या ये सच में उज्जवल भारत का भविष्य है? ये एक बड़ा सवाल है। और बड़ी आम सी बात है कि हम जानते हैं कि आक्रमण होते रहे। अभी अंग्रेज़ और हर बार जब हुए तो यहाँ से जो यहाँ का वैभव है, जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, वो लूटा गया है। और अंग्रेज़ तक थे तब तक भी, आज भी कोहिनूर तो ब्रिटिश म्यूज़ियम में ही रखा है। इस पर मैं पूछती हूँ कि, और ये शायद आपने भी झेला होगा, हम लोग अक्सर झेलते हैं फिर भी अनदेखा कर देते हैं, कि रिश्वत पे पल रहा क्यों अब संतरी हमारा। और अंग्रेज़ तो लूटते थे लेकिन अब तो अपने ही लूट रहे हैं। आज़ाद हो गए हम तो रिश्वत पे पल रहा क्यों अब संतरी हमारा। आज़ाद हो गया क्या ये गुलसिता हमारा। और आखिरी बंद है मैम, मेरे को लगता है कि जो रिश्वत वाला पॉइंट आपने रेज किया, वो शायद कहीं ना कहीं हम लोग बचपन से बच्चों के साथ भी स्टार्ट कर देते हैं। लाइक हम उनको सिखाते ही उनका माइंडसेट वैसे शेप करते हैं कि तुम ये करो तो तुम्हें ये मिलेगा, तुम अच्छे मार्क्स लाओ तो आई विल गिफ्ट यू दिस। इट शुड नॉट बी द कंसेप्ट, इट शुड बी लाइक अच्छी चीज़ करना या कुछ भी अचीव करना उनकी ड्यूटी है। इट्स गुड फॉर देम, वाई वी हैव टू गिव देम समथिंग टू मेक देम डू समथिंग।
सो रिश्वत तो वहीं बेसिक लेवल से स्टार्ट हो जाती है हमारे अंदर। और फिर माइंडसेट बड़ा होते होते ऐसा बन जाता है कि इसके बिना तो काम तब नहीं वो चलेगा। मजाक होता है, तब वो भोलापन होता है, बड़े होके वो बड़े सीरियस होके। इश्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल। वही चीज हमें और चेंज करनी चाहिए। आखिरी बंद है कि ये विशेषकर आपके और मेरे लिए है कि मेरे तुम्हारे जैसे कुछ लोग भी हैं सच्चे, बस हमसे चल रहा है हिंदुस्तान हमारा। और मुझे लगता है कि अच्छे होना, सच्चे होना, ये कोई पंचवर्षीय योजना तो है नहीं, ये तो प्रतिदिन का अभ्यास है। और हमें सबको ये आज से आरंभ करना ही होगा, क्योंकि जो हमारी आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं, पीढ़ियां हैं, वो सच में कह सकें गर्व से कि हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम अच्छे और बुरे लोग तो हर युग में रहे हैं और आगे भी रहेंगे। जैसे हाँ, तो अगर हम रावण का और राम जी का भी एग्जाम्पल ले लें, वहाँ पे भी बुराई और अच्छाई थी, आज भी वही चीज़ है। इट्स लाइक व्हाट यू चूज टू बी। तो It's like it has to be a collective effort. It हाँ, cannot मतलब आप be क्या बनना individually. चाहते हो? हाँ। It cannot be. Like for me, I am the best, but I have to collectively. We all have to be good. दैट्स द पॉइंट, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि मतलब एक अच्छा भी, कई बार क्या होता है कि देयर इज़ अ गुड पर्सन, बट वो बेचारा इतना थक जाता है बुराई के सामने कि वो भी घुटने टेक देता है। तो आई वुड ऑन माई लेवल वुड लाइक टू से दैट अगर आप अच्छे हो, इंस्पायर्ड हो, वांट टू मेक अ चेंज, तो आप बुराई के आगे घुटने मत टेको, बल्कि अच्छे लोगों को ढूंढो और ज्वाइन करो, सो दैट यू बी मोर पावरफुल। और अगर आपके आगे कुछ भी बुराई आती है तो आप उसके आगे झुके ना, उसके साथ लड़ने का आप में मादा होना चाहिए। एग्जैक्टली। और अपने जैसे लोग ढूंढो, और अपने जैसे लोग ढूंढो। अच्छे लोग हर युग में रहे हैं, तभी दुनिया चलती है। एग्जैक्टली। मैम, आई एम रियली ग्लैड दैट अपनी इतनी अच्छी पोएम हमारे साथ शेयर करी, अपनी कविता, और इससे इतना कुछ सीखने को मिला मुझे भी और हमारे दर्शकों को भी। इट वॉज अ वंडरफुल पोएम, वेरी एडुकेटिव एंड वेरी इनलाइटिंग एंड इंस्पायरिंग ऑफ कोर्स। आई ओनली होप एंड विश कि हम सिर्फ सुनकर उसको आनंद ना लें, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतारें। डेफिनेटली, तभी आपका मोटिव कंप्लीट होगा और आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी। मैं जानती हूँ तो तभी है ना जब। एग्जैक्टली। चलो मैम, अभी थोड़ा सा लालच मुझे और आ रहा है, इतनी सारी इंस्पिरेशन तो मिल गई है, बट अब मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को, और जो मतलब आई बिलीव दैट एवरीबडी हैज़ एन आर्टिस्ट इन हिमसेल्फ, राइट? कोई भी बंदा है, उसमें कुछ ना कुछ आर्ट है। तो आप इतनी अच्छी आर्टिस्ट हैं, मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इंस्पायर करें, और मतलब एक कलाकार की ज़िंदगी से जो इंस्पिरेशन दूसरों को मिल सकती है, मैं चाहूँगी आप शेयर करें। एज अ राइटर, एज अ पेंटर, आई कैन से। एज अ राइटर मैं एक टिप तो ज़रूर देना चाहूँगी। एज अ ह्यूमन बीइंग, ट्राई टू बी योर बेस्ट एंड ट्राई टू बी इम्बाइबिंग गुड थिंग्स। अच्छाई और बुराई हर समय हर जगह रहती है, हमें देखना है कि हमें चाहिए क्या। और अगर आप अच्छाई की तरफ रहेंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, तो आप कुछ भी बन सकते हैं। लेखक होने के नाते मैं एक टिप देना चाहूँगी कि जितना भी अच्छा साहित्य है वो पढ़ें, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतना आप जानेंगे, और अपने लेखन में आप फिर उसी तरह सुधार कर सकेंगे। मैं अपनी काफ़ी कॉलेजेस में जब जाती हूँ ये टॉक देने के लिए, तो मैं यही कहती हूँ कि कम से कम आप रामचरितमानस को धार्मिक पुस्तक की तरह नहीं पढ़ें, कविता की किताब की तरह पढ़ें। इंटरेस्ट डेवलप करें। इट्स सच ब्यूटिफुली रिटन, एंड उसमें जो शब्द है, जो अवधी भाषा का आनंद है, वो आपको इट्स शेयर पोइट्री, इतनी खूबसूरती से और आज के युग के बारे में भी, वो कलयुग के बारे में भी तुलसीदास जी तब लिख कर गए हैं। वो तो पारदर्शी कहते थे ना उन लोगों को, तो उनको तो पहले कम से कम जो यूथ है वो पढ़े तो, जाने तो। गीता की हम रोज़ बात करते हैं कि गीता ये, गीता महाभारत, बट सिर्फ 700 श्लोक हैं। आप संस्कृत ना पढ़ पाएँ, ट्रांसलेशंस पढ़ें। हाँ, तो वो भी अवेलेबल है ना। और ऑनलाइन अब तो आपके फ़ोन में किताबें हैं, ऑनलाइन किंडल है, हाँ, तो आप किताबें कभी भी अच्छा साहित्य पढ़ें। अगर आपको कविता लिखने का शौक़ है तो जो अच्छे शायर हुए हैं, अच्छे कवि हैं,
इंग्लिश के, हिंदी के, उर्दू के, या जो भी आपकी भाषा है, पंजाबी, आप पढ़ें। और कहानी लिखते हैं तो कहानियाँ पढ़ें। तो रीडिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। रीडिंग इज मोस्ट, अनलेस यू नो, जब तक आप जानेंगे नहीं कि अच्छा क्या है, क्योंकि जब आप पढ़ने बैठते हैं किताब तो आप 4-5 पन्ने पढ़ने के बाद आपको लग जाता है पता कि ये किताब अच्छी है या नहीं है। तो वो जो अच्छे और बुरे की परिभाषा है वो भी आपको पढ़ने से ही समझ आएगी ना कि ये किताब नहीं, ये अच्छी नहीं है। वैसे भी अगर हाँ, मतलब आजकल हमारे में इतनी एनर्जीज हैं, हाँ, तो अगर उसको चैनलाइज नहीं करेंगे किसी आर्ट फॉर्म में तो फिर डिस्ट्रक्टिव चीजें ही होंगी जैसे हो रही हैं आजकल। एब्सोल्युटली, दैट इज द बेस्ट वे टू चैनलाइज। पेंटिंग के लिए मैं पेंटर्स एक्चुअली बहुत मूडी होते हैं। ओके। तो जब आपके अंदर वो जागे कि मुझे पेंट करना है तो बस कुछ सोचिए मत, उठाइए अपनी मतलब ब्रश और आर्ट वाला कीड़ा कर डालिए। आर्ट वाला कीड़ा जी बिल्कुल, कि कर डालिए और फिर कुछ बन जाएगा। कुछ तो बन ही जाएगा। और अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो अच्छा भी बन जाएगा। तो एक दोहा है ना कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो वही बात है, ये हर एक कला के लिए है। जितना आप नृत्य का अभ्यास करेंगे आपकी मुद्राएं उतनी अच्छी हो जाएंगी, जितना संगीत का अभ्यास करेंगे आपका करत की विद्याएं हैं, करत की विद्याएं हैं ये तो। मैम आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा आज, इतनी सारी नॉलेज शेयर करने के लिए, इतनी इंस्पिरेशन देने के लिए वेरी 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 मच थैंक यू। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर कमिंग एट मारवा स्टूडियोज हियर एंड वी वुड लाइक टू हैव यू वंस अगेन वेरी सून। थैंक्स अ लॉट, सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि हम आर्ट को नहीं बल्कि आर्ट हमें चुनता है, और जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो यहाँ बनते नहीं हैं बल्कि वो पैदा होते हैं। हमने मैम से इतनी सारी इंस्पिरेशन ली, इतनी सारी चीज़ें सीखी, और मुझे आशा है और उन्हें भी कि हम लोग इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे भी, सिर्फ सुन के भूल नहीं जाएंगे। तो मैं श्रेया कत्याल आज आपसे इजाज़त लेती हूँ, बस इतना ही रूबरू में आज के लिए, मगर फिर मिलूंगी एक सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए आप देखते रहिए MS TV, हर पल आपके साथ।